आधुनिक भारत में राष्ट्रीय एकता। राष्ट्रीय एकता क्या होती है? इसे कहते हैं राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय जागृति, राष्ट्रीय जनजागृति। क्या होती है राष्ट्रीय जनजागृति? और लोगों में राष्ट्रीय चेतना या राष्ट्रीय एकता कैसे फैलती है? भारत में राष्ट्रीय चेतना का विकास, भारत में राष्ट्रीय जनजागृति कैसे आई? जनजागृति लोगों में, और राष्ट्रीय चेतना होती क्या है? अपने राष्ट्र, अपने देश के प्रति लोगों में जागृति आना, चेतना उत्पन्न होना। राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय जागृति, राष्ट्रीय जनजागरण। क्या होता है राष्ट्रीय जनजागरण? किसे कहेंगे हम राष्ट्रीय जनजागरण? आपने देखा होगा टीवी के चैनलों पे और बहुत से बड़े नेता होते हैं, समाज सुधारक होते हैं, वो कहते हैं कि राष्ट्रीय चेतना आनी चाहिए, जन जागृति आनी चाहिए। आपके सिलेबस में टॉपिक यही है, 19वीं शताब्दी में राष्ट्रीय जनजागृति या राष्ट्रीय चेतना, या 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे, इसके क्या परिणाम निकले, क्या प्रभाव। ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीयता की भावना होती है जब किसी देश, किसी राष्ट्र के नागरिकों में ऐसी भावना जागृत हो, ऐसी विचारधारा का विकास हो जिस विचारधारा में उस राष्ट्र के नागरिक अपने हित की बजाय अपने राष्ट्र के हित में सोचे, विचार करे, और राष्ट्रीय चेतना में उस देश के नागरिक अपने हित या फायदे के लिए सोचते, अपने राष्ट्र के विकास, उत्थान के लिए अपने निजी हित को न्यौछावर कर देते हैं। इस राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय जागृति में किसी भी देश के नागरिक अपने सारे जो निजी हित होते हैं उनका त्याग करते हैं, उनको न्यौछावर करते हैं अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए, अपने देश के उत्थान के लिए, अपने देश के विकास के लिए। ऐसी जो विचारधारा होती है जिस भी राष्ट्र के नागरिकों में हो, इस विचारधारा को राष्ट्रवाद की चेतना या राष्ट्रीय जनजागृति कहा जाता है। अब इस प्रकार की विचारधारा भारत के लोगों में कब आई थी? 19वीं शताब्दी में। हमें पता होना चाहिए कि 19वीं शताब्दी का जो भारत था, 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, हमने इससे पहले जो चैप्टर पढ़े हैं उनमें देखा भी था कि ब्रिटिश शासन था। ब्रिटिश शासन के आर्थिक इंपैक्ट क्या पड़े, सोशल इंपैक्ट क्या पड़े, और उस समय रिलीजियस कंडीशन कैसी थी भारत की। अब उससे नेक्स्ट टॉपिक ये है, 19वीं शताब्दी में राष्ट्रीयता की भावना का या राष्ट्रवाद की भावना का विकास क्यों? क्योंकि हमने क्या देखा, 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजों का शासन था, और 18वीं और 19वीं शताब्दी में भारत में कुछ ऐसी परंपराएं, गलत रीति रिवाज प्रचलित थे जिनके कारण लोगों का सामाजिक विकास भी अच्छा नहीं था, लोगों का राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में भी बहुत सी अड़चनें ब्रिटिश शासकों के द्वारा डाल दी गई थी, जिसके कारण उस 19वीं शताब्दी में भारत का सर्वहारा वर्ग अच्छी अवस्था में नहीं था। लेकिन हम यहाँ राष्ट्रीय चेतना की बात कर रहे हैं, इसलिए 19वीं शताब्दी में समाज धर्म के सुधार के लिए अनेक सामाजिक संस्थाएं 19वीं शताब्दी में स्थापित हुई। अनेक समाज सुधारकों ने सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लोगों को जागृत किया। जैसे कि उस समय 19वीं शताब्दी की बात करते हैं तो भारत में मद्रास महाजन सभा और पूना साधनी
सामाजिक सभा और बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन, ये ऐसी सामाजिक संस्थाएं थी जिनके साथ लोग जुड़ने लगे थे और जुड़कर लोगों को उनके सामाजिक हितों के प्रति, उनके आर्थिक हितों के प्रति, उनकी राजनीतिक जिम्मेदारियों के बारे में, उनके धर्म के स्वरूप के बारे में लोगों को अवगत कराने लगे। इसी समय जब भारत पर ब्रिटिश या अंग्रेजों का शासन था, कुछ अनुचित कार्य भी, कुछ अनियंत्रित व्यवस्थाएं भी भारत में स्थापित की गई थी। लेकिन भारत में राष्ट्रवाद के उदय के जो कारण थे उनका विस्तार से जब हम वर्णन करते हैं तो पहला जो हेडिंग बनेगा, भारत में राष्ट्रवाद का उदय क्यों हुआ, राष्ट्रीयता की भावना का विकास क्यों हुआ, डिस्कस करेंगे। राष्ट्रीय चेतना के विकास के क्या कारण। फर्स्ट हेडिंग बनता है ब्रिटिश शासन के प्रभाव। देखिए, अंग्रेज भारत में आए और अंग्रेजों ने भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, तो अंग्रेजों का उद्देश्य था भाई भारत के साथ व्यापार करना। ऐसी बात नहीं है कि भारत में पहली बार अंग्रेज ही आए, अंग्रेजों से पहले भी प्राचीन मध्यकाल में बहुत विदेशी आए भारत में रहे, भारत के समाज संस्कृति में बिल्कुल घुल मिल कर रहे। उन्होंने यहाँ से जो भी कुछ पाया ना वो यही लगा दिया। लेकिन जब अंग्रेज आए भारत में और भारत में उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया, अपना शासन स्थापित किया, तो अंग्रेजों ने अन्य विदेशियों की तरह भारत से अर्जित की गई अथाह धन संपत्ति को भारत में नहीं लगाया, बल्कि उसका वो यहाँ से इकट्ठा कर करके इंग्लैंड में ले गए और वहां उसका प्रयोग किया। इसे कहते हैं आर्थिक शोषण करना। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य भारत के साथ व्यापार करना था, लेकिन धीरे धीरे 1757 में प्लासी की लड़ाई और 1764 में बक्सर की लड़ाई को जीतने के बाद बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था और धीरे धीरे बंगाल के बाद बिहार, उड़ीसा और भारत के कुछ दूसरे क्षेत्रों पर भी इनका आधिपत्य स्थापित हो गया था। आरंभ में तो इनको सिर्फ कर वसूल करने का अधिकार मिला था, लेकिन बाद में धीरे धीरे हम क्या देखते हैं कि 19वीं शताब्दी तक पहुंचते पहुंचते पूरे हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का साम्राज्य स्थापित हो गया था। चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र की बात करें, चाहे आर्थिक क्षेत्र की बात करें, हर क्षेत्र में इनका बाहुल्य स्थापित हो गया। जब पूरे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित हो गया था तो अंग्रेजों ने जो कार्य किए आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, वो कार्य भारतीय लोगों के हित में कम थे, अहित में ज्यादा थे। इसलिए 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन, अंग्रेजों का शासन पर शासन राष्ट्रीय चेतना का पहला कारण था। क्योंकि ब्रिटिश शासन काल में किसान को देखे, मजदूर को देखे, व्यापारी को देखे, शिल्पकार को देखे, कारीगर को देखे, क्या हाल है। किसान को लीजिए, किसान जो खेती करता था, अंग्रेज उससे कर वसूल करते थे और खेती करते वक्त कुछ ऐसा समय भी आता था कि व्यापार हो जाए, बाढ़ आ जाए, कोई और प्राकृतिक आपदा आ जाए। अगर ऐसा कुछ हो जाता था तो ब्रिटिश शासन काल में किसानों के ऊपर किसी प्रकार की दया दृष्टि नहीं रखी जाती थी, उनसे जबरन कर वसूल किया जाता था और अधिक से अधिक कर वसूल किया जाता था और लगातार ये कर बढ़ाते रहते थे और जमीन की जुताई की तरफ, अच्छी किस्म के बीजों की तरफ, उस तरफ कोई ध्यान अंग्रेजों के द्वारा नहीं दिया जाता, जिसके कारण किसान लगातार उसकी जो स्थिति थी वो दिन प्रतिदिन गिरती ही चली गई, हालत खराब होती चली गई। आगे फिर बात करते हैं मजदूर की। ब्रिटिश शासनकाल में भारतीय लोगों में राष्ट्रीयता की भावना इसलिए विकसित हुई क्योंकि भारतीय लोगों के द्वारा अंग्रेजों ने अपने बड़े बड़े कारखानों में, बड़े बड़े उद्योगों में मशीनों के द्वारा लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन कराया और उस प्रोडक्शन में भारत के मजदूर का बड़ा हाथ था। मजदूरों से अंग्रेजों ने काम तो कराया 16 घंटे और 14 घंटे, और उनको जो वेतन दिया, उनको जो वेतन भुगतान किया गया मजदूरों को, वो 4 घंटे 6 घंटे का दिया।
तो जो अतिरिक्त जो कार्य किया मजदूरों ने, उससे जो आय हुई वो सारी अंग्रेजों को जा रही। इस प्रकार से मजदूरों का शोषण किया, और मजदूरों का शोषण किया तो फिर मजदूरों में धीरे धीरे अंग्रेजों की चेतना जागृत हुई। फिर बात करते हैं शिल्पकार और कारीगर। अंग्रेजों का जब पूरे भारत में साम्राज्य स्थापित हो गया था तो अंग्रेजों ने अपने उद्योग लगा दिए, कारखाने लगा दिए। लेकिन उस समय भारत में क्या चल रहा था? भारत का जो कारीगर था, शिल्पकार था, दस्तकार था, वो अपने घर में छोटे से उद्योग से वस्तुएं तैयार करता, बड़ी अच्छी अच्छी वस्तुएं तैयार करता। वो कच्चा माल भी यहीं से लेता था, माल को तैयार करता था, मेहनत करता था, फिर बाजार में उसको बेचता था, अच्छे दाम उसको मिलते थे। लेकिन जैसे ही अंग्रेजों की इंडस्ट्री डेवलप हुई भारत में, अंग्रेजों के कारखाने लगे, अंग्रेजों ने आर्थिक क्षेत्र पर पूरा उनका आधिपत्य था। भारत से उनके उद्योगों में जो कच्चा माल चाहिए था वो सस्ता दिया। फॉर एग्जाम्पल कॉटन इंडस्ट्री है, कपड़ा उद्योग है, सूती कपड़ा उद्योग। सूती कपड़ा उद्योग में क्या चाहिए? कपास। कपास किससे होती थी? खेती से। अगर उस उद्योग में सबसे ज्यादा जरूरत कपास की हो, कपास बिल्कुल सस्ती मिल जाए किसानों से, कच्चा माल सस्ता मिल गया, और मजदूर भी हिंदुस्तान के थे, 16 घंटे काम कराया, 6 घंटे का वेतन दिया, 10 घंटे वो बच गए, कच्चा माल सस्ता मिल गया। तो उनके उद्योग में जो माल तैयार हुआ उसके रेट कैसे होंगे? कम होंगे, सीधी सी बात है। मजदूरी पर ज्यादा नहीं खर्च हुआ, कच्चा माल सस्ता मिल गया, और उनके उद्योगों में जो माल तैयार हुआ वो अच्छा भी हुआ, ज्यादा भी हुआ और सस्ता भी हुआ, क्योंकि उनको वो सामान ले जाने में हर जगह टैक्स देने की जरूरत नहीं थी। उनकी तुलना में जो कारीगर दस्तकार अपने घर में छोटा उद्योग लगाकर अपने हाथ से काम करके वस्तु तैयार करता था, जिसको बाहर बेचने के लिए अंग्रेजों को कर भी देना पड़ता था, उसका माल महंगा पड़ने लगा। अब लोग किसका खरीदेंगे? जिसका सस्ता होगा, अच्छा होगा। वो किसका था? अंग्रेजों का। वो सस्ता क्यों था? क्योंकि अंग्रेज कच्चा माल भी सस्ता प्राप्त करते थे, इसलिए अंग्रेजों का भी होने लगा। और जो भारतीय कारीगर दस्तकार थे बेचारे, उनका सामान बिकना बंद हो गया, और वो क्या हो गए? बेकार हो गए, बेकार हो गए ना वो। अब उन कारीगर और दस्तकारों ने मजदूर के रूप में अंग्रेजों के कारखाने में काम करना शुरू कर दिया। तो भारत का किसान की क्या हालत हुई? भारत के मजदूर की क्या हालत हुई? भारत के दस्तकार कारीगर की क्या हालत हुई? व्यापारी की क्या हालत हुई? व्यापारी अंग्रेजों के साथ व्यापार करने में उनको भी अगर वो दूसरे स्थानों पर अपना सामान ले जाते थे, बेचते थे, लाते थे, ले जाते थे, उनको भी टैक्स देना पड़ता था। और व्यापार में बार बार टैक्स देंगे तो भारतीय व्यापारी को मुनाफा नहीं हुआ, व्यापार भी खत्म। 10 मिनट में। इस प्रकार से ब्रिटिश शासनकाल में अंग्रेजों ने हर क्षेत्र में भारत के लोगों का शोषण किया, और शोषण करने के बाद 19वीं शताब्दी में कुछ ऐसे भारतीय समाज सुधारक, कुछ क्रांतिकारी हुए जिन्होंने अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों को लोगों को समझाया और अंग्रेजों के प्रति लोगों को जागृत किया। अगर हम अंग्रेजों के प्रति इस प्रकार की मांग नहीं करेंगे तो अंग्रेज इसी प्रकार से हिंदुस्तान के आर्थिक संसाधनों का शोषण करते रहेंगे, शोषण करते रहेंगे, और भारत के लोग इसी प्रकार से पिसते रहेंगे। इस प्रकार से 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन जो था वो भी राष्ट्रीय जन जागरण या राष्ट्रीय चेतना का सबसे बड़ा कारण बना। फिर दूसरा कारण 19वीं शताब्दी में राष्ट्रीय चेतना क्यों आई? इसका जो दूसरा कारण है राजनीतिक एवं आर्थिक एकता की स्थापना। राजनीतिक एवं आर्थिक एकता की स्थापना क्या होती है? ये राजनीतिक और आर्थिक एकता अंग्रेजों के भारत में आने से पहले राजनीतिक एकता का बड़ा अभाव था। भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, कहीं पर किसी राजवंश का राजा है, कहीं पर किसी राजवंश का राजा है, कहीं पर कोई नवाब है, कहीं पर कोई शासक है, इस प्रकार। लेकिन अंग्रेजों ने एक काम तो किया, पूरे भारत पर साम्राज्य स्थापित कर दिया। जितने भी भारत के छोटे छोटे राज्य थे ना, राजा, ये मेरा राज्य है, ये मेरा राज्य है, और जो आपस में अपने राज्य की सीमा को लेकर लड़ते रहते थे, वो सारे खत्म कर दिए। पूरे हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का जब साम्राज्य स्थापित
राजनीतिक एकता को आएगा, क्योंकि अब भारत में शासन करने वाला कौन था? अंग्रेज। अब वो जो राजा नवाब होते थे ना कि ये मेरा राज्य है, ये उसका राज्य है, तो वो सब कुछ समाप्त हो गया। और जब पूरे भारत में राजनीतिक एकता आ गई तो आर्थिक क्षेत्र में भी एकता नहीं। अब पूरे भारत का जो आर्थिक संसाधन थे उनका, चाहे वो बंगाल के आर्थिक संसाधन हो, चाहे महाराष्ट्र के हो, चाहे उत्तर प्रदेश के हो, चाहे किसी भी रीजन के हो, उत्तर भारत या दक्षिण भारत या पूर्वी भारत, उन सभी आर्थिक संसाधनों का इकट्ठा एक जगह पर उनका प्रयोग किया जाने लगा और पूरे भारत के लिए उनका सही तरीके से प्रयोग भी किया जाने लगा। तो एक बात तो थी, जब राष्ट्रीय एकता आई यानी कि पूरे भारत में राजनीतिक एकता आई, आर्थिक एकता आई, इसमें अंग्रेजों का योगदान था। लोग भी संपर्क में आए। पहले लोगों में इतना तारतम्य नहीं था जितना ब्रिटिश काल में आया। इसके अलावा उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में खैबर दर्रे तक भारत में राजनीतिक एकता की स्थापना की थी। कितना बड़ा क्षेत्र हो जाता है। अंग्रेजी शासन के परिणाम स्वरूप भारत में एक सी कानून व्यवस्था लागू की गई। पूरे भारत में एक सी कानून व्यवस्था लागू की गई, भारत के लोगों के लिए एक जैसे। हालांकि अंग्रेज उसमें अलग रहते थे, लेकिन पूरे भारत। अब ये नहीं था कि राजस्थान में राजपूत राज्य है, दक्षिण भारत में मराठों का शासन है, बंगाल में किसी और का है। अब वो चीज खत्म हो गई। और जब पूरे भारत का संचालन एक शक्ति से हो रहा था, एक जगह से हो रहा था, तो लोगों में आपस में राष्ट्रीय चेतना, लोग आपस में मिले, एक दूसरे समाज संस्कृति से घुल मिल गए, संपर्क, तब भी राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ था। इसका तीसरा कारण था राष्ट्रीय चेतना का। 19वीं शताब्दी में राष्ट्रीय चेतना क्यों आई? तीसरा कारण था 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। आपने पहले पढ़ा होगा कि भारत में 1857 से पहले लोग कभी इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए नहीं थे। 1857 की जो क्रांति थी, इस क्रांति में भारत के काफी बड़े क्षेत्र से लोगों ने भाग लिया। भारत के सैनिकों ने भाग लिया, भारत के राजाओं ने, नवाबों ने भाग लिया, भारत का जो कमजोर वर्ग था उसने भाग लिया। और इस क्रांति में, 1857 की क्रांति में अधिकतर लोगों का उद्देश्य था भारत को स्वतंत्र करना या अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना। और लोग आपस में संपर्क में आए। जब क्रांति शुरू हुई तो दक्षिण भारत के लोग दिल्ली आए, दिल्ली से लोग बंगाल में गए, बंगाल से दिल्ली की तरफ बढ़े और पूरे भारत में लोगों में आदान प्रदान और आदान प्रदान हुआ, विचार विमर्श हुआ। तो लोग की समझ में ये आया कि हम आंदोलन क्रांति क्यों कर रहे थे। तो फिर लोगों में अवेयरनेस बढ़ी कि हम इसलिए 1857 क्रांति कर रहे हैं क्योंकि हमारे जो हित है, हमारी जो बिल्कुल एसेंशियल जो कमोडिटी है, जो हमारी नीड्स है, वो अंग्रेज पूरी नहीं कर रहे। उस अंग्रेजों ने इतना शोषण किया था भारत का कि भारत का किसान भी अंग्रेजों के विरुद्ध खड़ा हो गया था, भारत का मजदूर भी, भारत के कारीगर, दस्तकार, सभी लोग। और नवाब और राजाओं ने भी विरोध किया है, जैसे कि झांसी की रानी ने 1857 क्रांति में भाग लिया, लोगों के आपने तो किया। बहादुर शाह मुगल बादशाह, उसने भी लाल किले की प्राचीर से जो है संदेश दिया था और लोगों को अंग्रेजों के विरुद्ध नेतृत्व किया था। तो 1857 क्रांति से भी लोगों में जन जागृति आई थी। लोग आपस में, लोगों को पता लगा था कि भैया हम 1857 क्रांति में क्यों भाग ले रहे हैं, क्योंकि अंग्रेजों का जो काफी लंबे समय से जो शासन प्रशासन चलता आ रहा है, इसके अवगुण क्या है और इसके प्रभाव क्या पड़ रहे हैं। लोगों की दशा दिन प्रतिदिन दयनीय होती जा रही है। अंग्रेजों ने भारत के धन का ध्रुवीकरण कर दिया है। यहां से इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा कर करके इंग्लैंड भेज रहे हैं। मान लो हिंदुस्तान से इकट्ठा किया, चाहे किसान से टैक्स लिया हो, चाहे व्यापारी से लिया हो, चाहे कारीगर से लिया हो, यहीं से लिया हो, अगर यहीं लगा दिया लोगों पे तो समस्या नहीं है। जैसा कि पहले किया, मुगल शासक थे, बाहर से आए, सुल्तान थे, अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश के थे, गुलाम वंश के थे, सभी बाहर से आए, लेकिन भारत में रहे। फॉर एग्जाम्पल मुगल बादशाह शाहजहां का एग्जाम्पल हुआ। शाहजहां
काफी धन संपत्ति इकट्ठी की, शाहजहां ने कहीं भेजी क्या? नहीं। एक बहुत ही शानदार मोनुमेंट्स बनवाया शाहजहां ने ताजमहल में लगा। हालांकि उस समय इतनी राशि वहां लगाने की बजाय अगर लोगों के लिए अगर खर्च करता ना शाहजहां, तो लोगों की दशा सुधरती, लेकिन फिर भी कहां लगाया? भारत में लगाया। लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया। अंग्रेजों ने किसान की कमर तोड़ी, मजदूर को मारा बिल्कुल, और कारीगर और दस्तकार को बर्बाद कर दिया, और सारी धन संपत्ति जो इकट्ठी हुई वो इंग्लैंड भेज दी, और लोगों को राजनीतिक क्षेत्र में कोई अधिकार नाम करके दिए। सैनिकों के साथ सेना ने दुर्व्यवहार किया। अगर समाज और संस्कृति की बात करें तो निम्न दर्जे का समझा जाता भारतीय। इसी समय फिर मंगल पांडे जैसे, दादा भाई नौरोजी जैसे, रानी लक्ष्मीबाई जैसे क्रांतिकारी हुए, जिन्होंने भारतीय लोगों का नेतृत्व किया और अंग्रेजों की जो कूटनीति थी उससे लोगों को परिचित किया, कराया लोगों में जानकारी, दूर दूर तक जन जागृति आई, और लोग इकट्ठे होकर 1800 क्रांति में लोगों ने भाग लिया, जिससे बड़े स्तर पर भारतीय लोगों में जन जागृति या राष्ट्रीय भावना जागृत हुई। इसके बाद चौथा कार्ड है राष्ट्रीय चेतना का सामाजिक और धार्मिक आंदोलन। आपने इससे पहले चैप्टर में पढ़ा होगा कि सामाजिक धार्मिक आंदोलन हुए थे। 18वीं-19वीं शताब्दी में भारत में कुछ ऐसे समाज सुधारकों का जन्म हुआ और कुछ ऐसी सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं स्थापित हुई जिनके साथ लोग जुड़े, जैसे कि आर्य समाज, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, अलीगढ़ आंदोलन आदि। 19वीं शताब्दी में ये ऐसे सामाजिक और धार्मिक आंदोलन चले जिनके साथ भारत के बहुत बड़े स्तर पर लोग जुड़े। फॉर एग्जाम्पल ब्रह्म समाज का एग्जाम्पल लेते हैं। राजा राममोहन राय ने यह समाज बनाया था, ब्रह्म समाज, बंगाल में। ब्रह्म समाज का उद्देश्य था कि समाज में जो अंधविश्वास है, अशिक्षा है, गलत परंपराएं और जो रीति रिवाज काफी लंबे समय से चलते आ रहे हैं, उनका खंडन करना है, विरोध करना है, और लोगों को आधुनिक विचारधारा के साथ जोड़ना है। लोगों में शिक्षा का, वैज्ञानिक और तर्कपूर्ण विचारधारा का विकास करना है। राजा राममोहन राय को बड़ा सहयोग मिला, ब्रह्म समाज के साथ लोग बड़ी संख्या में जुड़ गए, और बंगाल में बड़ा लार्ज स्केल पर जन जागरण 19वीं शताब्दी में शुरू हो गया। आर्य समाज की बात, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज नामक संस्था स्थापित की। आर्य समाज का उद्देश्य भी वही था। 19वीं शताब्दी का जो समाज था उसमें ऐसी गलत परंपराएं थी, जैसे कि दहेज प्रथा, कन्यावत प्रथा, बाल विवाह प्रथा, एक से अधिक विवाह प्रथा, और भाई विधवा को पुनर्विवाह न करने की अनुमति देना। आर्य समाज की एक ऐसी संस्था थी, और स्वामी दयानंद सरस्वती ऐसे संत महात्मा थे जिन्होंने समाज में जाकर इस संस्था के साथ, आर्य समाज के साथ लोगों को जोड़ा, और इसका उद्देश्य बताया कि भी समाज में जो कमियां हैं उसको दूर करो, उनसे ऊपर उठो, और समाज के कल्याण के लिए, हित के लिए सोचना शुरू। और लोग जागृत हुए, स्वामी दयानंद जी के विचारों से प्रभावित, और लोगों में थोड़ी सी जागृति आई, राष्ट्र के प्रति लोग सोचने लगे। फिर बात आती है रामकृष्ण मिशन की। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने गुरुजी रामकृष्ण परमहंस की स्मृति में 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इसका उद्देश्य भी यही था, हमारा समाज क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, और 18वीं शताब्दी में जो विदेशी शक्तियों जिन्होंने भारत में सत्ता स्थापित कर रखी है, वो किस प्रकार की समाज संस्कृति में परिवर्तन लाना चाहते हैं, क्या प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्या दुष्प्रचार कर रहे हैं। उस अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेज चाहते थे कि भारत में अधिक से अधिक लोग ईसाई धर्म के मानने वाले हों, ईसाई समाज और संस्कृति के मानने वाले हों, ताकि उनका शासन प्रशासन अच्छे से चले। उन्होंने ईसाई मिशन क्रिया कार्य करने के लिए लगा रखा। लेकिन इसी समय 19वीं शताब्दी में स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन के द्वारा उस समय जो समाज में अंधविश्वास था, जादू टोने
हमारे गौरवपूर्ण इतिहास के बारे में लोगों को बताया और लोग अधिक से अधिक जुड़ने लगे। अलीगढ़ आंदोलन, सर सैयद अहमद खान ने उस समय जो मुस्लिम समाज के जो लोग थे, जिनमें शिक्षा काफी कम थी और बहुत सी गलत परंपराएं थी, जैसे कि पर्दा प्रथा जैसी और दूसरी बहुत सी बहुविवाह प्रथा थी, तो सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिम समाज और लोगों का विकास करने के लिए अलीगढ़ आंदोलन चलाया था। तो उसके साथ लोग जुड़े और लोगों का सामाजिक विकास के बाद शिक्षा पर भी बल दिया गया। इस प्रकार की जो 19वीं शताब्दी में सामाजिक और धार्मिक आंदोलन चलाए गए, चाहे वो भारत में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा चलाया गया हो, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा चलाया गया हो, या राजा राममोहन राय या सर सैयद अहमद खान, इन सभी समाज सुधारकों का महत्वपूर्ण योगदान था 19वीं शताब्दी में भारत के लोगों में राष्ट्रीय जागृति लाने में। एक ये भी महत्वपूर्ण कारण था राष्ट्रीय चेतना का सामाजिक और धार्मिक आंदोलन जो 19वीं शताब्दी में चले। और जो सामाजिक संस्थाएं थी, चाहे ब्रह्म समाज हो, चाहे आर्य समाज हो, चाहे रामकृष्ण मिशन हो, चाहे अलीगढ़ आंदोलन चला हो, इन सभी का उद्देश्य वही था, समाज में और धर्म में जो कमियां हैं उनको दूर करना और लोगों का सामाजिक और धार्मिक विकास करना, लोग उससे ऊपर उठकर सोच सकें और ये देख सकें कि जो उस समय अंग्रेजों का शासन है वो हमारे लिए ठीक है या गलत। अगर गलत है तो हमें क्या करना चाहिए, इस प्रकार की विचारधारा